नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम ऐशवान और मैं आपका दोस्त और होस्ट। आज हम बात करेंगे फैज़ हामिद साहब के बारे में, जिनका अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है आईएसआई के डीजी से कोप कमांडर पेशावर। कई लोग कहते हैं कि ये पनिशमेंट ट्रांसफ़र है, कई लोग कहते हैं प्रमोशन और ताजपोशी की तैयारी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली जो फैज़ हामिद साहब थे ये आईएसआई के सरबराह थे और इन्होंने जाके अपना एक एडवेंचर टूर किया अफ़गानिस्तान का। पहले भी करते रहे होंगे, इस बार थोड़ा ओपन में किया और वहाँ जाके उन्होंने पपियाँ झपियाँ दब शव जो भी इन्होंने करना था तालिबान के साथ किया। वहाँ की चाय की प्यालियाँ पी और साथ में नमाज़ें पढ़ी। अब उसका रिपोकरेशन तो पढ़ना ही था। वेस्टर्न वर्ल्ड ने, जो बड़ी कुव्वतें हैं, उन्होंने इस चीज़ को ढंग से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है। अब होता क्या है कि जब ऐसी नॉनसेंस होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो अमेरिका तो पहले ही से ही तपा पड़ा है और उसके बाद उनको दिखा कि ये सब हो रहा है और उन्होंने जाके खड़काया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर बात किससे की जाए? बात करने के लिए तो वहाँ कोई अथॉरिटी एज सच ऑफिशियली तो मौजूद ही नहीं है। जो उनका पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान नियाज़ी, वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और उसको सिर्फ भीख मांगने के लिए रखा हुआ है। अब असली ताकत किसके पास है? वो बाजवा के पास है, क्योंकि वो आर्मी चीफ हैं। तो ये उनको पता है। उन्होंने जाके चुपचाप अंदरूनी खाते में पीछे से उनको फ़ोन करके या मिलकर, जैसे भी अपने जो भी उनके चैनल रहे होंगे उसके थ्रू उनको मैसेज पहुंचा दिया। तो बाजवा साहब ने फैज़ हामिद साहब को उठाकर पेशावर कॉर्प्स में डाल दिया। इसमें एक मज़े की बात और भी है। ये दिखाने के लिए दिखाया गया कि उनके कहने पे कर तो दिया, लेकिन दिया पेशावर कॉर्प्स। पेशावर कॉर्प्स इज़ द मेन कॉर्प विच हैंडल्स विद अफगानिस्तान। डूरन लाइन के ऊपर वो ऑपरेट करती है। तो अब यहाँ से फैज़ हामिद साहब अपना पुराना काम दूसरे तरीके से नए पजामा पहन के करेंगे। वही जिस तरह से इन्होंने तालिबान की सत्ता को काबिज करने में मदद करी, जिस तरह से पंजशीर के अंदर इन्होंने अपना रोल निभाया तालिबान की फेवर में, जिस तरह से अपने हक्कानी लोगों को इन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पर वहाँ पर बिठाया सत्ता के अंदर, तो ये अपना होल्ड तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उनके बदले में अब आए हैं अंजुम साहब, नदीम अंजुम साहब। अब प्रॉब्लम क्या है? नदीम अंजुम साहब जो हैं वो आए हैं कराची कॉप्स से। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, लेकिन इमरान खान की वो फेवरेट बुक्स में नहीं है। उनको लगता है ये बाजवा का आदमी है, अगली बार मेरा इलेक्शन ये हरवा देगा। क्योंकि लेकिन इमरान खान को पता होना चाहिए, वो तो आज और कल है, उसका कोई पता ही नहीं हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आप बहुत जल्दी देखेंगे वहाँ पे कूप होगा मिलिट्री फिर से, और फिर से कोई ना कोई एक नया आके सत्ताधारी मिलिट्री की तरफ से बैठ जाएगा। तो बातें तो बहुत सारी हैं इनके बारे में कहने को, और हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की समझने के लिए हमें उनको समझना तो ये कहानी है कि सर क्या बताई जाए। 1947 में 2 कौमी नज़रिए के तहत इन्होंने अपनी आज़ादी अलग मुल्क तो बना लिया, लेकिन असली तहरीक तो जो थी 2 कौमी नज़रिए की और जो इस्लामी मुल्क बनाने की, वो तो ईस्ट साइड में थी बेसिकली, जो आज बांग्लादेश है। ये तो बस वो लोग हैं जो जागीरदार और ज़मींदार टाइप के लोग थे। इन्होंने अपना कुनबा इकट्ठा किया और इन्होंने अपना वहाँ पे, इनको लगा कि हाँ अलीगढ़ से उधर से लखनऊ से उठ के वहाँ पहुँच गए। और आज भी इन्हीं का ही हिसाब किताब चलता है। वहाँ पे जागीरदारी का काम आज भी है, जो आज तक नहीं बदला गया है। तो मैं बांग्लादेश की बात क्यों कर रहा हूँ? बांग्लादेश की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस देश को 24 साल बाद इनसे आज़ादी मिली, जो अलग इनका एक आधा हिस्सा टूट के अलग बन कर बांग्लादेश बना ना, ईस्ट पाकिस्तान था जो। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। और मज़े की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद, 74 साल बाद, 74 साल हो गए ना, 47 में 74 साल हो गए सर, 74 साल बाद आज पाकिस्तानी रुपये की जो औकात है वो बांग्लादेशी टके के सामने एक टके की नहीं है। तो इनको शर्म नहीं आती इनके साथ क्या हो रहा है? ये बस अपनी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, बात तो हम कर रहे थे फैज़ हामिद साहब की। तो फैज़ हामिद साहब जो हैं ये तो ख़ास बंदे हैं, इमरान खान के तो नेक्स्ट इन लाइन हैं आर्मी चीफ़। वैसे तो इनसे 4-3 जने और सीनियर हैं इनसे ऊपर बैठे, लेकिन सीनियरिटी को पूछता कौन है? आप खुद देख लीजिए पूरा इनकी हिस्ट्री उठाकर। खाली एक जनरल जो आए थे उनको छोड़ के बाकी सब यही हैं। जो सबसे मोस्ट जूनियर मोस्ट होता है, जो सबसे बड़ा चाटुकार होता है, जो सबसे ज़्यादा बटरिंग करता है, जो सबसे चाटता है, उसकी नंबर आने की तैयारी होती है। अब मज़ा और देखिए, पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर अपना आका खुद तय करता है ना? मज़े की बात, अपना आका खुद तय करता है। प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बाद में क्या करता है इसका बारे में तो पता ही है पाकिस्तान में क्या है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने
जिया उल हक को बनाया। जिया उल हक ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया। बेनज़ीर भुट्टो की मौत कैसे हुई, किसने उनको मरवाया है, ये जग जाहिर है। मुशर्रफ ने क्या किया नवाज़ शरीफ के साथ, सबको पता है। कयानी साहब ने अपने टाइम में क्या गुल खिलाए, ओसामा बिन लादेन वाला टाइम में वो जब ISI चीफ भी थे और उसके बाद आर्मी चीफ भी बने, उन्होंने क्या गुल खिलाए वो भी सबको पता है। और हल्कों में तो ये भी बातचीत है और बहुत जोर पकड़ के बोला जाता है कि बाजवा साहब ने भी अपने टाइम में कोर्ट का सहारा लेकर नवाज़ शरीफ के पिछवाड़े पर लात मारकर उनको देश से बाहर भगाया। तो ये है पाकिस्तान की मुसल्लह पाक फ़ौज। तमगे लगा रखे हैं, एक जंग आज तक नहीं जीती है। 65 की जंग कुछ झूठी कहानियाँ सुना के अपने बच्चों को बताते हमने जीती थी, स्टेलमेट था। हम भी नहीं कहते हमने जीती थी, लेकिन स्टेलमेट था। और शुरुआत किसने करी थी, खैर कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली एक चीज़ और सामने आई भाई, बाजवा साहब ने रिकमेंडेशन के साथ भेज दिया पर्चा अंजुम साहब के नाम का, नदीम अंजुम साहब जो नए आए हैं इनके लिए, और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो साइन नहीं हो रहा, क्योंकि इमरान खान को लगता है भाई ये बाजवा का आदमी है, ये मेरी कुर्सी खा जाएगा। वैसे भी भाई इमरान खान तेरी कुर्सी तो बचने वाली नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको लगता है। फैज़ हामिद उनके खास, ऐसा नहीं है कि फैज़ हामिद की ट्रांसफ़र नहीं होनी थी। अगर सब कुछ सही चलता तो जब फरवरी मार्च अगले साल के 2022 में उनकी ट्रांसफ़र होकर उनको कॉर्प कमांडर बना दिया जाता है, क्योंकि इट्स ए मैंडेटरी फॉर बीइंग आर्मी चीफ इन पाकिस्तान दैट यू शुड सर्व एटलीस्ट 1 ईयर एज ए कॉर्प कमांडर। तो थोड़ा टाइम से पहले हो गया और वो अभी इस चीज़ के लिए इमरान खान का दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली चलनी तो बाजवा की है, क्योंकि वो आर्मी चीफ़ है भाई। ये तो सब आएंगे जाएंगे, इनके आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान खान जैसे इलेक्टेड तो कितने बना सकते हैं वो। तो ये सारी कहानी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और इनकी हालत इतनी ख़राब है कि अब पूछिए मत। वहाँ से चाइना भी इनसे दूर भाग रहा है, CPEC का डब्बा गोल हो गया है, और वो अब चाइना की नज़र कराची पोर्ट पर है, क्योंकि जो बना, वैसे तो वो चाइना का तरीका नहीं है, लेकिन वो हमेशा थोड़ा गैम्बलिंग करके एक नई जगह पे वो करता है। लेकिन अब उसको दिख गया कि भाई पाकिस्तान तो कुछ करने लायक नहीं है, ना इन्होंने कुछ करना है। तो अभी जो है हमारे पास इकलौता एक जरिया जो बचा है, वो कराची पोर्ट को आज पैसा लगाएंगे, कल को हथिया लेंगे। जो उनकी पॉलिसी है वो हमेशा जो वो करते हैं वही करेंगे। CPEC का डब्बा गोल हो चुका है। इनका एक पिज़्ज़ा वाले जनरल साहब थे, वो अपना पैसा वैसा खा खू के अपने वहाँ पापा जॉन खोल के बैठे हुए हैं, और अब कोई और आएगा वो भी पैसा खाएगा, सब कुछ करेगा। भगवान की इनका भरोसे है भैया, ये कैसे चल रहा है ये मुल्क, और कुछ पता नहीं है इनको। सिर्फ दूसरों को देखने की आदत है। इनको लगता है हिंदुओं और यहूदियों की साजिश है हर चीज़ में। इनकी तो सोच इतनी अजीब सी है कि अगर इनकी, भगवान मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इनकी वाइफ प्रेग्नेंट जाती तो इनको ये सोचते होंगे कि हिंदू और यहूदी की साजिश तो नहीं है, मेरा ही है ना। तो मजाक की बात अलग है, लेकिन ये बहुत अलग तरह की सोच है, मतलब सोच तो है ही नहीं। जैसे कि आप मेजर गौरव आर्या जी को सुनते होंगे, वो हमेशा बोलते हैं देयर आर्मी इज़ जस्ट थिंकिंग टैक्टिकल, और स्ट्रेटजी की तो कुछ है ही नहीं, टैक्टिकल थिंकिंग है। आज ये करना, उन्होंने टैक्टिकल के नाम पर, हमारे कोल्ड स्टार के नाम पर उन्होंने कहा कि हम तो भाई टैक्टिकल बॉम्ब बना लिया, हम तुम्हारे ऊपर वहीं पर ही फोड़ देंगे, छोटे एरिया में वो काम करेगा। अब उन गधों को कौन समझाए कि भाई हमारी एक बटालियन अंदर जाएगी, तुम उसके ऊपर वो परमाणु बम छोटा वाला गेड़ दोगे तो गिरेगा तो तुम्हारी धरती पर ही, ठीक है। हमारे ठीक है कुछ जवान शहीद हो जाएंगे, हम उस रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारा 50,000 आदमी अपना मर जाएगा, तो वो बॉम्ब होना ना होना। और हमेशा कहते हैं हम इकलौते मुसलमान देश हैं जिसका परमाणु बम है। अरे भाई खाओगे क्या परमाणु बम को, एटम बम को, करोगे क्या तुम लोग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कुछ बातें ठीक लगी हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ख़राब लगी हों तो भी बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, और हम इस तरह की बातें करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो कुनबा है, एक ढेर है जहां पर कोई रोज़ ही कंटेंट मिलेगा। तो आपको मैं कहानियाँ सुनाता रहूँगा, कहानियाँ डेफिनेटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट येस वी विल कीप इन टच, और हम रोज़ बात करेंगे। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, और आप प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। और अगर पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं तो रिपोर्ट कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं है। तो ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो सच्चाई को समझते हैं और सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी भाई बहन हो या हिंदुस्तानी भाई बहन हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय।